उसकी जो इंटेंसिटी है और उसका जो खौफ है वो उतना ना पता चल रहा हो स्क्रीन पर, लेकिन जो वहाँ के लोग थे उनके अंदर वो साफ विजिबल था। आलू और पनीर की सब्जी बनी है, खाइए, हम खाना खा के फिर पीछे चले जाएंगे, अभी से मैं क्यों फिक्र करूं? क्योंकि सरहद पे जो खड़ा हुआ है वो भी तो किसी का भाई है, वो भी तो किसी का पति है, किसी का बाप है, वो तो मेरे लिए गोली खाने को खड़ा है ना वहाँ पे। बीच बीच में इंटरनेट चला जा रहा है, बिजली नहीं आ रही है, और आप बोल रहे हैं रातें कैसी कट रही थी? रातें जागते हुए कट रही थी। अगले दिन जब मैं अमृतसर में हूँ और ब्लैकआउट था ऑब्वियसली, मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया, बेटी घबराना बिल्कुल नहीं है, डरना नहीं है, विच वॉज अनएक्सपेक्टेड। इंफॉर्मेशन जो बम्बार्ड हो रही है उससे तथ्य निकालना, फैक्ट निकालना, सत्य को निकाल पाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। माइग्रेंट वर्कर्स की भीड़ थी, ये भीड़ हमेशा कोई त्रासदी होती है तो भागने लगती है। जो मुझसे बात कर रहे हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनको ये महसूस होना चाहिए मुझसे बात करते वक्त कि हाँ वो सेफ हैं, कोई भी जानकारी देने में। के बीच में बतौर पत्रकार हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके आसपास आ रही चीज़ों को भी रिपोर्ट करें। अदरवाइज प्रशासन को कौन बताएगा कि आपके देश के हजारों नागरिक स्टेशन पहुंच चुके हैं और भाई साहब इनकी ट्रेनें कैंसिल हो गई, कहां जाएंगे? रफाल तो हमने उड़ाए भी नहीं जितने पाकिस्तान ने दावा कर दिया गिरा दिए। हाय, मेरा नाम अंकित है और आप देख रहे हैं जिस्ट। मेरे साथ मेरे दो साथी बैठे हैं, मेधा और मुकुल। जैसे 2020 में कोविड का दौर आया, उस दौरान बहुत से लोगों ने काम किया। अभी फ़िलहाल ये वॉर की सिचुएशन थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुकुल, आपका मैं जानना चाहूँगा, ये आप जिस जगह गए थे उस जगह का एक्सपीरियंस कैसा था, और थोड़ा और डिटेल बताएंगे, कहाँ से शुरू किया, कहाँ गए थे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अंकित, थैंक यू इस बारे में बात करने के लिए। कुछ दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो हमारा काम है ये दरअसल जुनून के धंधे में है। हम लोग ये उतना ज़्यादा इस पे बात नहीं होती है, बट जो काम है हमारा उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है कि जहाँ से लोग, कोई त्रासदी हो, कोई दंगा हो, कहीं पर कोई ऐसी सिचुएशन हो जब लोग वहाँ से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं, निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो जर्नलिस्ट अपनी सारी सोर्सेस, सारी ताकत लगा देता है कि हम उस जगह पहुँचें कैसे। राइट। तो वैसी सिचुएशन थी। मैंने इससे पहले कॉन्फ्लिक्ट्स कवर किए हैं, राइट्स कवर किए हैं, लेकिन वॉर लाइक सिचुएशन पहली बार मैंने देखी। वॉर इसे बोला नहीं जा रहा है अभी, सरकार नहीं बोल रही है तो हम भी वॉर नहीं बोलते हैं, लेकिन वॉर लाइक सिचुएशन थी ये कि इस तरीके का दृश्य। मैं यहाँ से निकले हम, जब ये घटना हुई तो उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जैसे लॉन्च हुआ तो ऑफिस में बातचीत शुरू हुई और हमने तय किया कि रिपोर्टर्स को जाना चाहिए। तो फ़्लाइट्स बंद हो चुकी थी, एयरपोर्ट जम्मू का काम नहीं कर रहा था, तो हम लोगों ने ट्रेन लिया, पहुँचे वहाँ पर। और उस वक्त तक हालात इस कदर ख़राब नहीं हुए थे, ड्रोन्स अटैक, मिसाइल्स अटैक इतने ज़्यादा नहीं हो रहे थे। लेकिन हम जब वहाँ पहुँचे तो जब मैं पहुँचा, जम्मू से हमें जाना था पुंछ की तरफ कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से हालात थोड़े से ज़्यादा ख़राब थे। हमारे साथ बड़ा अजीब तरीके का एक वाक़या हुआ, मैं वो बताता हूँ कि हम निकले जम्मू से, रात हो रही थी और लगभग हम 60 किलोमीटर पुंछ की तरफ निकल रहे थे। जम्मू तवी से लगभग 230-40 किलोमीटर दूर है पुंछ। तो हमने जो गाड़ी ली थी वहाँ पर वो डर गया जब शेलिंग शुरू हुई और ड्रोन अटैक्स वगैरह शुरू हुए, रात होने लगी थी। तो वहाँ पर एक जगह है छुहारा मोड़, तो वहाँ तक हम पहुँचे और जो हमारा ड्राइवर था वो भयंकर डरने लगा, वो कि नहीं मैं नहीं चल पाऊँगा और ऐसे हालात हैं, ये है वो है। तो उस रात में वो हमें छोड़ करके चला गया, मतलब उसके आधे रास्ते बीच में हम जान नहीं रहे हैं कि आगे क्या है, पूरा ब्लैकआउट हो चुका है। ऊपर से हमें साफ हम आवाज़ें आ रही हैं अटैक की, ड्रोन्स हमें दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। और जो पहला पीटीसी हमने रिकॉर्ड करके जो पहला वीडियो गया था कि ऐसी ऐसी घटना हो रही है यहाँ पर, ये उसी समय की बात है जब हम उस रास्ते के बीचों बीच थे। जो दुकानें थीं, 7-8 दुकानें थीं वहाँ पर चाय और नाश्ते की, वो बंद हो रही थीं। और हमारे आगे चौकी बहुत दूर थी, होटल तो आप भूल ही जाइए, वहाँ लगभग 50-60 किलोमीटर आगे पीछे तक कुछ भी नहीं था। उसमें जो हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क था वो ये था कि हमें फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो गए थे हमारे सोर्सेज की कि जम्मू यूनिवर्सिटी में 2 ड्रोन से अटैक किया गया है,
जिसको कि इंटरसेप्ट कर लिया गया, बट एयरबेस की तरफ बात आने लगी थी, ये सारी खबर आने लगी थी। तो जैसा मैंने पहले बताया कि जब रिपोर्टर का काम होता है कि सबसे पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जहाँ ये हो रहा है, ये एक्शन जहाँ पर हो रहा है। तो अब मैं इस कदर वहाँ फंस गया था कि हम रेडी हैं, हमारी टीम रेडी है और सब पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन हमारे पास गाड़ी नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि इतनी छोटी चीज़ है जो कभी हम लोग उतना ध्यान भी नहीं देते हैं, शायद इजीली एक्सेसिबिलिटी हो जाती है। ज़्यादातर हम लोग किसी ऐसे के थ्रू जाते हैं जहाँ पर वो लोग भी थोड़ा सा एंथू होते हैं और उनमें भी थोड़ी हिम्मत होती है, प्लस हम लोग को भी हिम्मत देनी पड़ती है। बाद के दिनों में जब हम जिन भी ट्रैवलर्स के साथ में रहे, एजेंट्स के साथ में रहे, तो उन लोग को हम हिम्मत दे रहे थे कि अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा और हम आपके साथ हैं। लेकिन वहाँ पर हम फंस गए। तो इन सबके बीच में जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम वहाँ खड़े होकर के लोगों से लिफ्ट मांग रहे थे और हालात ऐसे थे इतना ज़्यादा कि कोई देने को लिफ्ट तैयार नहीं था, सब डरे हुए थे। कोई बोल रहा है कि नहीं हम वहाँ जा ही नहीं रहे हैं, इस तरीके का। फिर खैर हम लिफ्ट लेकर के ही जम्मू पहुँचे। तो ये बात मैंने बताई नहीं किसी से, क्योंकि मुझे पता था कि ये उतना सेफ भी नहीं है, बहुत अजीब सा भी है ये, लेकिन हम इतना ऐसी जगह फंसे हुए थे कि और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास उस वक्त। मतलब सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन जब लिफ्ट ली तो भरोसा हो पाया? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल था। तो उस वक्त तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि था कि हमें पहुँचना है। अब एक गाड़ी से 2 लोग आ रहे थे, हमने उन्हें रोका, उन्होंने कहा कोई नहीं, हमने उन्हें बताया कि हम कौन हैं क्या है। खैर उन्होंने ट्रस्ट किया हम पे, हम बैठ गए। तो उस वक्त तो मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था कि हमें जम्मू पहुंचा दो तुम किसी तरीके से, और उसके बाद आई विल मैनेज। लेकिन जब मैं बैठ गया और 5-7 मिनट हुए, समय ऐसा चल रहा है, स्थितियां ऐसी थी, सिचुएशंस इस तरीके की थी कि 5-7 मिनट बाद में दिमाग में रहा कि इन्होंने तो मेरे बारे में जान लिया है, बट ये कौन है? कि ऐसा तो नहीं मैं कुछ गलत कर दे रहा हूं कि ये हम प्रेस और ये सब बता करके निकलते चले जा रहे हैं, निकल जाएं और बाद में कुछ तरीके की दिक्कत हो जाए, क्योंकि हमारी बहुत जिम्मेदारी की चीज़ रहती है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। तो लेकिन ये प्रोसेस होना शुरू हुआ 5-7 मिनट बाद कि ये कौन है और मैं तो उनके एहसान में दबा हुआ हूँ, तो मैं तो उनसे पूछ भी नहीं सकता हूँ। मतलब हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि अभी कितने हंस के वो ये बात बता रहा है मुकुल, लेकिन उस वक्त क्या हालत रही है? उस वक्त के हालात देखने हैं तो जो पहला पीटीसी और पहला वीडियो गया हुआ है उसमें मेरे चेहरे की उड़ी हुई हवाइयाँ देखिएगा। तो अभी तो खैर चीज़ें वो हो गई, हम सबके चेहरे पे फिर से खुशी आ गई है, हम सब बात कर रहे हैं, नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। बट वो जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा अलग तरीके की थी। तो ये ऐसी शुरुआत हुई। मेरे दिमाग में ये था कि जब सिचुएशन ख़त्म होगी, जब ये पहला दूसरा दिन था, तो मुझे लगा जब ये सब ख़त्म होगा इस बारे में बात तो करेंगे हम। तो मैं कहता ये कब आएगा? तुम लोग जिस जगह थे वहाँ इंटरनेट भी नहीं था, नेटवर्क की भी दिक्कत थी। तो मुझे लगता था कि शायद मैं थोड़ी बहुत कोशिश करूँ कि तुम लोगों को कुछ तो अपडेट दे पाऊँ, और उससे ज़्यादा मैं क्यूरियस रहता था कि तुम लोग क्या बताने वाले हो, कि कहाँ हो, कैसे हो। तो पर ये लगता था यार कि कैसे होगा, क्या चल रहा होगा। शाम होते ही लगता था कि यार यहाँ तो हम आराम से थे, मतलब यहाँ तो देश ने ही फिल्म सिटी का माहौल देख लिया, दूसरे देश ने भी देख लिया, यहाँ तो अलग माहौल चल रहा था। लेकिन तुम लोगों पे क्या चल रहा होगा उस समय, अंधेरा होते ही ये मेरे को जानने में थोड़ा क्यूरियस रहते थे हम। बट इसमें अब ये चीज़ है कि जैसे तुम्हारे साथ ऐसा होगा, अगर नॉर्मल सिचुएशन में वॉर भी नहीं है पर आपको बीच रात कोई ऐसे सड़क पे उतार के चला जाए, तो ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है, ठीक है। दूसरी तरफ मेधा, तुम्हारे साथ ये था कि यू लेफ्ट द सेम डे, बट तुम्हें जहाँ पहुँचना था, तुम्हारी स्टोरी थोड़ी अलग है। तुम ट्रांजिट में ही थी और ब्लैकडाउन हो चुका था, गाड़ी की हेडलाइट नहीं जला सकते, जहाँ तुम्हें जाना है तुम वहाँ पहुँच नहीं सकती। सो हाउ वाज इट? तुम्हारी ये अपने आप में स्टोरीज हैं, कल को तुम लोग बड़े पत्रकार बनोगे, किताब लिखोगे, तो ये सब शायद मेंशन करोगे। सो प्लीज यार अपनी किताब है कुछ अंश। मुझे जाना था अमृतसर, मतलब यहाँ से तय था कि हमें अमृतसर जाना है। उसके बाद देखेंगे कि अमृतसर के आसपास क्या हो रहा है और अमृतसर से कम्यूट करेंगे जहाँ भी जाएंगे। लेकिन जालंधर में फंस गई। मतलब पहली बार ऐसा हुआ मेरे जब से होश संभाला है हम लोगों ने, तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। मतलब रोशनी सवाल बन गई, कहीं से रोशनी आ रही थी ना, तो लग रहा था ये क्या है ब्लैकआउट के बाद। और कई बार तो ऐसा हुआ कि बस नीचे तो भूल ही जाओ, क्योंकि नीचे तो ब्लैकआउट है, आप आसमान देख रहे हो सिर्फ ऐसे, कुछ आ तो नहीं रहा, कुछ आ तो नहीं रहा, ऐसा। और पूरा पूरा अंधेरा, मतलब अजीब था, क्योंकि पहले कभी ऐसा देखा ही नहीं था और सोचा तो था ही नहीं कि कभी ऐसा होगा।
तो अमृतसर जब हम जा रहे थे तो हम जालंधर पहुंचे थे, तभी हमें दाएं बाएं दोनों तरफ अंधेरा दिखाई देने लगा। और तब तक उससे एक दिन पहले तक जालंधर वाज ऑन अ टारगेट, 15 जो शहर उन्होंने टारगेट किए थे उसमें जालंधर भी था। लेकिन जब हम चल रहे थे तो हमें नॉर्मल लग रहा था, फिर अचानक से लाइट्स ऑफ, ब्लैकआउट। फिर यहाँ से फ़ोन आया टॉप मैनेजमेंट कि कहाँ हो आप लोग अभी। मैं बोला जालंधर पहुँचे, अमृतसर जाना है, क्योंकि एवरीथिंग वाज बुक्ड और हमें पता था कि अमृतसर पहुँचेंगे फिर यहाँ से ऐसा ऐसा करेंगे। उन्होंने बोला नहीं, अभी रास्ते में नहीं रहना है, सबसे पहले होटल ढूंढिए। वो भी मतलब वो तो क्या था, मतलब रात के 2:30 बज रहे हैं और हम 4 लोग हर होटल में जा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पहले तो दरवाजे ही नहीं खुले मिले, बिल्कुल सही बात। फिर फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें प्लीज़ रूम्स मिल जाएंगे क्या, मतलब सिचुएशन ऐसी है। बोल रहे हैं कि हाउसफुल है भाई। मैंने कहा इस वक्त कौन सा टूरिस्ट आया हुआ है यहाँ, जालंधर में कौन सा टूरिस्ट आया हुआ है कि आप बोल रहे हैं हाउसफुल है। मतलब कि वो लोग ये बोल रहे थे बुक्ड है या ये बोल रहे थे कोई है ही नहीं? बोल रहे थे बुक्ड है। अच्छा। पूरा। और हम जहाँ गए वहां पर लोग ये बोल रहे थे कि है ही नहीं, हमारा स्टाफ जा चुका है, सब जा चुके हैं, अकेले आप रुकेंगे। हाँ, मतलब वो बहाना ढूंढ रहे थे ना, हाँ, कि ना कि देने ना का। देना पड़े। तो एक जगह गए, दूसरी जगह गए, मतलब 3-4 जगह ऐसा ही हुआ कि हमें रूम्स नहीं मिले। फिर हमने सोचा क्या करें अब। और उसी वक्त जब ये ब्लैकआउट हुआ तो NIT जालंधर में ड्रोन अटैक की खबर आई। और जालंधर में 2 ड्रोन्स जो हैं वो स्पॉट हुए थे उस वक्त। तो माहौल एकदम ऐसा हो गया था ना कि कोई किसी पे भरोसा ही नहीं कर पा रहा था। प्लस नहीं पता कि कौन लोग आके स्टे कर रहे हैं, क्या है, आप कितनी जांच कर पाएंगे। तो वो सब एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे थे। मतलब एट द सेम टाइम पूरा देश इस जंग से लड़ भी रहा है और अंदर ही अंदर हम एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत मतलब टफ था। उसके बाद जैसे तैसे हमें एक होटल मिला, हमारे ऑफिस की हेल्प से ही मिला वो भी, और बड़ी मुश्किल से। फिर हमने सोचा बाहर निकलना चाहिए क्या, लेकिन फिर वही कि जैसे ही आप सड़क पे जाएंगे आप लाइट्स ऑफ करके चलेंगे कैसे, और ब्लैकआउट है तो आपको कोऑपरेट भी करना है ना, वही रूल है। सुबह जब हम निकले, मतलब ये बहुत ही कमाल की बात है कि कैसे इस दौरान सोशल मीडिया पे चीज़ें कितनी मैनिपुलेट भी हो रही थी और कैसे सर्कुलेट हो रही थी, और लोगों को बार बार ये बताया जा रहा था कि आप घबराइए मत, सब कुछ कंट्रोल में है, हमारी डिफेंस काम कर रही है। लेकिन फिर भी एक जो चीज़ है ना जहाँ पे लोग भी मात खाते हैं, और फिर वो कैसे इसको बयां किया जाएगा कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जब रात को ये खबर आई कि NIT जालंधर में ड्रोन अटैक अटेम्प्ट हुआ है और इंटरसेप्ट कर लिया गया है, उसी के साथ ही 2 वीडियोस सर्कुलेट होते हैं जिसमें एक गाड़ी में आग लगी हुई है और एक बड़ा तेज धमाका दिखाई दे रहा है जिसमें NIT जालंधर के कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि अरे सिटी कॉलेज के पास हुआ है, सिटी कॉलेज के पास हुआ है। हम सुबह उठ के सबसे पहले उन 2 स्पॉट्स पे जाने की हमने कोशिश की कि हुआ कहाँ था। पता चलता है कि वो जो NIT वाला जो वीडियो था जिसमें एक बहुत बड़ी तेज आग दिखाई दी, मतलब एक तो था कि इंटरसेप्ट हो गया विच वाज ट्रू, लेकिन वो जो तेज आग जो दिखाई दी वो पता चला कि गुज्जरों के डेरे में एक आग लगी हुई थी, उसका वीडियो था वो। और रात को लोग कितने घबराए होंगे ये देख के कि ये फलां इलाके में आग लग गई, धमाका हुआ है, ड्रोन गिर गया। और वो जो कार का वीडियो था, जो कार में आग लगी हुई थी, वो एक CNG कार थी जिसमें चलते वक्त सड़क पे आग लग गई थी। बताइए। तो मतलब ऐसी ही बहुत बहुत ताज्जुब हुआ। लेकिन फिर उसके जालंधर में एक रात स्टे करने के बाद मतलब इम्यून हो गए कि अमृतसर में अब क्या मिल सकता है। तो आप यहाँ से प्रिपेयर्ड थे। पहली बार हो रहा था, लेकिन फिर आपको ये समझ में आ गया था कि अच्छा ऐसा हो सकता है, तो आपको कैसे इसके साथ डील करना है, क्या क्या हो सकता है। जालंधर की उस रात मेधा के अंदर का भी जो आर्म फोर्सेस ऑफिसर है वो भी जाग गया। सो शी ऑट टू नो कि हाउ, हाँ मुझे लगता है कि जैसे हमारे CEO साहब ने उस दिन बोला कि मेधा आर्मी बैकग्राउंड से है। मैंने कहा शी ऑलवेज वांटेड टू बी वन। हाँ, मतलब मेरे लिए मतलब तुम इसे समझ सकते हो बेहतर। मैंने कहा यार बट शी स्टिल वेरी पैशनेट अबाउट इट, बट यार शी कुडंट। सो ये उसका पहला प्लान नहीं था। मतलब इन अ वे ऐसा था ना कि जब भी हम SSB या हम CDS की बात करते हैं वैसे भी, तो हमेशा ऐसा लगता है ना कि बेशक वर्दी नहीं थी लेकिन एक जिम्मेदारी थी। Exactly. और आप भी फ्रंट पर जा रहे हैं, आप चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप जब वहां से जवानों को जाते हुए देख रहे हैं तो अपने आप रोमांच। तो आई मीन तो वो फीलिंग बहुत अलग थी मेरे लिए। ये एक टर्म है, एक जार्गन होता है कि योर OLQ रिफ्लेक्ट्स ऑफिसर लाइक क्वालिटी। SSB जब जाते हो तो OLQ मैटर करता है, तो इट रिफ्लेक्ट्स इन हर, इसके काम में, इसकी बॉडी लैंग्वेज में, इसकी लाइफ में। तो यार तो
दूसरी तरफ कुछ बैक टू द टॉपिक आते हैं, वो ये कि वॉर जैसी सिचुएशन थी, वी हैड अलॉट, बट मेरे को एक चीज़ इसमें ये देखो, मैं स्टिल बहुत क्यूरियस हूँ। तुमने मुकुल वो ड्रोन स्पॉट किए थे बाकायदा, और वो जो S-400 जब काम कर रहा था वो आसमान में, मतलब अमूमन ये होता है ना कि एक तो ये तो बड़ी नई तरीके की वॉर थी। अब तक हमने जितना भी एक्शन और रिएक्शन सुना कि ग्राउंड फोर्सेस काम करती हैं, एयर फोर्सेस काम करती हैं, बट अब जो है ये इस बार का वॉरफेयर नया बदला है। जो हम कहते हैं ना कि हम पहले फिल्मों में देखते थे AI टेक्नोलॉजी ये सब, ये इट्स एक्टिव नाउ। सो ये इसका विजन कैसा था तुम्हारे लिए, कैसा दिखा है तुम्हें ये? मतलब ये अपने आप में बड़ा अजीब और अलग तरीके का दृश्य था कि आप खड़े हुए हैं सड़क पे, पूरा अंधेरा है, पूरा ब्लैकआउट है, और आपको दूर 40 किलोमीटर दूर की भी आवाज़ आपको विस्फोट की सुनाई दे रही है, जो आपको नज़र भी नहीं आ रहा, बट एकदम साफ आवाज़ आपके कानों में जा रही है कि हाँ ये धमाका हो रहा है। उसके बाद कॉल्स आ रहे हैं हमें कि इस सेक्टर में हुआ है, यहाँ पर हुआ है, लोग बंकर से फ़ोन करके बता रहे हैं कि सर यहाँ पर ये देखिए अभी शेलिंग होना शुरू हो गई है, ये ड्रोन अटैक हो रहा है। तो एकदम जो कई सारे विजुअल्स इस तरीके के आए हैं, दिख रहे थे कि यहाँ से आपको चिंगारी टाइप का, क्योंकि इतने ऊपर है वो कि आपको वो बिल्कुल बहुत थोड़ा सा नज़र आ रहा है, तो वो चिंगारी टाइप आपको नज़र आ रही है, फिर वो इंटरसेप्ट हो जा रही है और वो गायब हो जा रहा है आसमान में। मतलब ड्रोन तो नहीं दिखता होगा, ड्रोन नहीं दिखता, लेकिन हाँ, जैसे अब अगले दिन जब S-400 या आकाश या जो भी ये अपने एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम थे, इनकी एक लिमिटेशन है। 400-500 ड्रोन का जब हमला होगा तो उसमें से कई बार 1-2 ट्रैक नहीं हो पाएंगे। तो जम्मू सिटी के अंदर भी ऐसे 3-4-5 वाक़ये हुए जहाँ पर वो गिरे आकर के। अब जहाँ वो गिरे हैं अंकित, उस जगह पर जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, हम गए हैं, हमने उस पर रिपोर्ट भी किया है। जिस घर में गिरा है वहाँ जो मलबे में तब्दील हुआ है, आप उसे छोड़िए, आप 3 मंजिला इमारत की छत पर गिरा हुआ है, नीचे जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं तब मतलब पूरी टूट फूट गई गाड़ियाँ। उस बिल्डिंग के 10 घर आगे 10 घर पीछे शीशे टूटे हुए हैं, आपको टंकियाँ फट गई। मतलब सिर्फ उस घर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस घर के 10 घर आगे 10 घर पीछे की टंकियाँ लीक कर रही हैं, हमें से पानी निकल रहा है, फट गई हैं टंकियाँ। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि अगर कहीं किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में, या और ये रिहायशी जगहों पर गिरे हैं जहाँ लोग रह रहे थे, मेन सिटी के अंदर, मतलब मैं जम्मू के रूपनगर की बात बता रहा हूँ आपको, ये कि वहाँ पर घर पे गिरा, 10 घर आगे 10 घर पीछे, पूरा आपको तबाही दिखेगी, घरों के शीशे टूटे हुए हैं, और उनके क्लोज जो बिल्डिंग्स हैं वो तो बिल्कुल आपको ऐसे जो स्प्लिंटर्स हैं उनके निशान, फिर उसको हमने देखा भी। बहरहाल हम लोगों ने वो NDRF और तमाम फोर्सेस जो थी उनको सुपुर्द किया, तो वो हमने दिखाया भी है कि उसके जो टुकड़े हैं वो आपको नज़र आएंगे। तो ये कोई मतलब फिल्म वाली आतिशबाजी जैसा कुछ भी नहीं था। जो लोग वहाँ से दूर हैं बॉर्डर से और अपने घरों में थे, वो जो दृश्य देख रहे थे, तो हो सकता है वो उसकी जो इंटेंसिटी है और उसका जो खौफ है वो उतना ना पता चल रहा हो स्क्रीन पर, लेकिन जो वहाँ के लोग थे उनके अंदर वो साफ विजिबल था। आप सोचिए ना कि जिस रिहाइश में आपका इतना डिस्ट्रक्शन आपको नज़र आ रहा हो, वहाँ आसपास के लोगों को जहाँ पता चल रहा होगा, लोग ज़ख्मी हुए। तो रूपनगर जहाँ मैं गया वहाँ पर कोई इसमें किसी तरीके की डेथ तो नहीं हुई, लेकिन हमारे सामने अभी तो आंकड़े आ चुके हैं जो सरकार बता रही है, भारत सरकार, उसमें 21 लोगों की मौत हुई है, 5 जवान शहीद हुए हैं, ये अभी तक की इन्फॉर्मेशन है, कई लोग घायल हुए। तो है ये मतलब दर्दनाक, वीभत्स, डरावना, जो भी आप शब्द कहना चाहें कह सकते हैं। आई मीन वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू आवर फोर्सेस और एयर डिफेंस सिस्टम। मतलब बहुत ही, अब जो ये एक मतलब 400-500 में अगर 2-3 फेलियर है, इट्स जस्ट लाइक बहुत ही मिनिमम फिर हम पे इम्पैक्ट हुआ है। इवन अगर इसका इम्पैक्ट अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा होता तो शायद ये बहुत ही लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन होता, और शायद ये बहुत ये जो एस्केलेट डीएस्केलेट की बीच जो बहस चल रही है, एक उन्मादी जनता जो एक दूसरे देश की जिसका जश्न मना रही है, वो इसलिए कि मतलब उन्हें तो पता ही नहीं है, उनको जो बताया जा रहा है, जो उन तक पहुंचाया जा रहा है, वही ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात है। जब हमारे यहाँ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में गैर जिम्मेदाराना व्यवहार देखा जा सकता है, तो उनसे तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। नहीं है, इस पे एक पॉइंट ये भी है ना कि
वहाँ पर इस तरीके की घटनाओं के लिए वो हैबिचुअल है। हाँ, वो हैबिचुअल है, हाँ, है ना? उनको पता मतलब है। वहाँ पर विद इन पाकिस्तान भी आप देखिए तो कितने सारे जगहों पर तो आम बात है वहाँ आए ये, दिन, टेरर अटैक हो जा रहा है, 100 लोग मर गए, 150 लोग मर गए, तो ट्रेन हाईजैक हो जा रही तहरीक है। तालिबान है, बलोच है बट उधर, कभी हमारी जो नीतियां हैं, हमारी जो पॉलिसीज हैं, ना तो उसमें विस्तारवाद है, ना उसमें अटैक करना एग्जैक्टली। है। हम डिफेंड करने वाली सोच रखते हैं कि अगर आप हम पे हमला करेंगे तब हम आपको रिटेलिएट करेंगे, सही बात है। अदरवाइज हम सुकून से हैं, आप अपना जिएं और जीने दें। राइट। तो ये भी एक माइंडसेट का भी अंतर पड़ जा रहा है ना यहाँ पर। सो अगर डे 2 की बात की जाए मेधा, तो यू वेंट टू अमृतसर, ठीक है? अमृतसर। और अमृतसर में भी यू वेंट टू प्लेसेस, क्योंकि अमृतसर बॉर्डर से बहुत करीब है ना? तो वहाँ क्या सिचुएशन थी? अटारी बॉर्डर जाना हुआ था? अटारी सारा कुछ बंद था। अच्छा। तो क्योंकि अब तक जितने भी पाकिस्तानी नागरिक जो थे जो यहाँ से जा रहे थे वो सारा कुछ अटारी वाघा से ही हो रहा था। तो जब ये पूरा प्रोसेस बंद हो गया, बॉर्डर अटारी वाघा बॉर्डर बंद। अमृतसर में एक अजनाला ब्लॉक है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था इस चीज़ का कि मतलब गोलीबारी फायरिंग हो रही है, तो वो फायरिंग अजनाला ब्लॉक वॉज इम्पैक्टेड। ये बॉर्डर से सटा हुआ है। हाँ बिल्कुल करीब है, लेकिन अटारी वाघा से अलग है। तो अमृतसर इंडिया पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है अमृतसर में, मैं वहाँ गई अगले दिन, बस ये देखने कि इस वक्त वहाँ जो लोग हैं वो कैसे डील कर रहे हैं इस सिचुएशन में, वो क्या सोच रहे हैं। कई जगह मतलब कई लोगों ने ये भी बताया कि अरे लोग अपना सामान भर के सब पीछे आ रहे हैं, मतलब शहर की तरफ सेफ जगह पर आना चाह रहे हैं। तो मतलब ये अपने आप में कितना दर्दनाक है, सोचते हुए भी कि आपको एक दिन ऐसा महसूस हो कि आपने जो घर बनाया है वो अब सेफ नहीं है आपके लिए। तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्या क्या सामान ले जाऊं, क्या क्या ज़रूरी है मेरे लिए। मतलब आई हैव सीन पीपल के वो ट्रैक्टर ट्रॉली में उन्होंने पूरा अपना सामान, अलमीरा, बेड, सोफ़ा, चारपाई सब कुछ भरा हुआ है और वो जा रहे हैं पता नहीं कहाँ। उनसे बात करने की कोशिश की, उन लोगों के मतलब आवाज़ नहीं निकली, उनका गला रुंध गया। ये तस्वीरें शायद या ये बातें अब इर्रेलेवेंट हो गई हों जंग के लिहाज से या कंटेंट के लिहाज से, कि लोग बोलेंगे कि अरे अब तो हो गया ना। लेकिन उन जो लोग जो वहाँ से अपना पूरा सामान उठा के कहीं और के लिए निकल गए हैं, उनके लिए इस चीज़ का इम्पैक्ट अब रहेगा। मतलब उनमें बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो बुजुर्ग होंगे जिन्होंने 71 की जंग के बारे में सुना होगा या देखा होगा, लेकिन जो नई पीढ़ी थी जिन्होंने ये सब पहली बार देखा, जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि हमें डर लगता है कि हमारे ऊपर आके कुछ गिर ना जाए, जिनके हाथ में मोबाइल है, जो सब देख रहे हैं, तो उनके लिए ये कितना मुश्किल है डील करना उन बच्चों के लिए। तो जब अमृतसर पहुंची तो बहुत ही एक छोटा गांव था और लोग भी बड़े कम थे और शांति, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। आमतौर पर भी शायद ऐसा ही रहता होगा वहाँ पर, लेकिन लोगों से जब बात की तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल दिनों में भी और अब भी यहाँ पे हमने कभी फ़ौज नहीं देखी, क्योंकि फ़ौज की प्रेजेंस एक गांव में होना मतलब लोगों में भी दहशत होगी ना कि क्यों है, तो कभी हमने फ़ौज नहीं देखी। और सबसे जो मेरे लिए बड़ी हिम्मत वाली बात थी वो ये थी कि किसी में भी डर नहीं था। एहतियात बरत रहे थे लोग, लेकिन डर नहीं था कि क्योंकि एक तो वो है जो वर्दी में खड़ा हुआ है उस बॉर्डर पे, उसके बाद तो सबसे पहले यही लोग हैं ना। हम भी यहाँ दिल्ली से पहुंचे हैं या कहीं से भी पहुंचे हैं, हाँ, मतलब लाइन ऑफ डिफेंस के बाद अगर कोई खड़ा हुआ है फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के, तो ये बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, बी इट जम्मू डिवीजन, कश्मीर, पंजाब का हो, राजस्थान का हो, गुजरात तक। मतलब तो जब उन लोगों से बात की ना तो ऐसा लगा कि अरे सब ठीक है, मतलब बात करके, मतलब घर में खाना भी बन रहा है, एहतियात के साथ बन रहा है कि शाम अंधेरा होने से पहले निकलना है, लेकिन नॉर्मल है। मतलब मैं मेरी एक वीडियो में एक जो बहन थी उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली और मुझे लगा कि हम जंग की बात कितनी आसानी से कर रहे हैं, एज इफ कि भाई जिंदगी और मौत की जैसी बात थी ये। जंग की बात हो रही है हंस के कि अब जो होगा वो तो होगा ही, मैं अभी से क्यों परेशान हूँ लेकिन इसके बारे में। और वो खाना बना रही हैं, आलू और पनीर की सब्जी बनी है, खाइए, हम खाना खा के फिर पीछे चले जाएंगे, अभी से मैं क्यों फिक्र करूँ, क्योंकि सरहद पे जो खड़ा हुआ है वो भी तो किसी का भाई है, वो भी तो किसी का पति है, किसी का बाप है, वो तो मेरे लिए गोली खाने को खड़ा है ना वहाँ पे सबसे पहले। तो लेकिन एक जो अलग सी चीज़ थी ना, मतलब अगर इसको मैं दूसरे तरीके से देखूं कि
घर के और अच्छा पंजाब में ना मतलब क्योंकि खेती बाड़ी का है पूरा काम, तो जितनी जितनी शिद्दत से जितनी मेहनत आदमी करते हैं खेतों में, महिलाएं भी करती हैं। बूढ़ी दादी भी लगी हुई हैं कि खेत में करेले लगे हुए हैं, फसल पक रही है तो वो ख़राब ना हो जाए, वो भी टेंशन है। और वो सबसे बड़ी बुजुर्ग हैं घर में, तो उन्हें तो ये भी देखना है कि मेरे बच्चे भी सुरक्षित रहें, इन्हें रवाना भी कर दूं अंधेरा होने से पहले और अपने खेत भी बचा लूं, क्योंकि है तो वही। मतलब मैं जब उनसे बात कर रही थी, एक दादी थी, तो उन्होंने बोला कि ये कैसे छोड़ के चली जाऊं खेत आदा नाल तो मेरा बड़ा प्यार सी। तो आई फेल्ट दैट लाइन जब वो ये बोल रही थी। तो मैंने उनसे बोला कि आप हमें अपने खेत दिखा सकती हैं। वो बिल्कुल बॉर्डर से सटे हुए थे। पाकिस्तान की तरफ से जो अनाउंसमेंट हो रहे थे, लोगों को ये बोला जा रहा था कि जो भी लोग बॉर्डर पे गए हैं खेती के लिए वो वापस आ जाएं। शाम हो चुकी थी, मतलब 5:30-6 बजे का वक्त था ये। तो वो मुझे सुनाई दे रहे थे, वो इतने करीब थे। समझौता एक्सप्रेस का जो ट्रैक है वो बिल्कुल सटा हुआ था वहाँ से, लेकिन कोई ट्रेन नहीं जा रही थी, खाली था। तो लेकिन घर की एक बुजुर्ग महिला या घर की कोई जवान महिला वो उसमें है, धुन में है कि खाना बना लूं जल्दी, खेत का काम समेट लूं, फिर मुझे सारा साजो सामान लेके पीछे भी जाना है। उसे अब भी उसकी जंग अलग है। एक जंग जो वहां चल रही है 2 देशों के बीच में, और एक जंग वो है जो रोजमर्रा की जिंदगी को समेटने में। दैट्स आवर डाइवर्सिटी। वो ऑपरेशंस ब्रीफ के लिए 2 महिला ऑफिसर आ रही थी, कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका। तो उनके पास यूनिफॉर्म थी, दे हैड रोल। ये भी वो फाइटर्स हैं जो वहाँ पर थी। इनके रोल्स दूसरे थे, बट दे शेयर्ड द सेम स्पिरिट, काउंटिंग यू ऑल्सो देयर। बट इतना पता हो कि एक फौज है जो हमसे आगे खड़ी है एक लेयर में, और उसके बाद हम हैं, तो डट के रहना है। और इन लोगों को भी ना इतना भरोसा था कि जब मतलब जिन भी बुजुर्गों से मैंने बात की, उनमें एक तो ऐसे थे जिन्होंने 4 जंगें देखी हुई थी। मैंने कहा जरा गिनवाइए। बोलते हैं 62 की जंग, 65 की जंग, 71 की, 99 की। बोले 71 की जंग में तो मैंने जल्लों की नहर तक देखा हुआ है पाकिस्तान। तो जैसे जो नहर है, मतलब आप इंटरनेशनल बॉर्डर के उस तरफ पाकिस्तान की तरफ जाएंगे तो उन्होंने बताया कि एक नहर है, जल्लों की नहर। तो वहां तक वो अपनी मतलब मवेशियों को लेके चराने लेके जाया करते थे कि मजियां चराइयां ने जल्लों की नहर तक। तो वहाँ जो फौज होती थी वो उनके साथ हम खाना खाते थे। मतलब ऐसा था कि हम इतने अंदर तक हम चले गए थे। तो उन्होंने बोला कि डर तो हमें तब होगा ना कि जब पाकिस्तान हमारे गांव पे कब्जा कर ले, और ये हो नहीं सकता, तो हमें किस बात का डर। और अब तो जंग ऐसा नहीं है ना कि मैन टू मैन नहीं है, इन्फेंट्री वॉर नहीं है। अगर देखा है कि वो सामने सामने मैन टू मैन वो है, वही कह रहे हैं। टेक्नोलॉजी हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ, तो वही प्रिसाइज्ड, कैलकुलेटिव, और आप टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करके अब जंग लड़ रहे हैं। तो ये वॉरफेयर बदल गया। टेक्नोलॉजी का एक दूसरा एस्पेक्ट भी है जो सोशल मीडिया और उस पर कहते हैं ना प्रॉक्सी वॉर, वो भी बहुत भयंकर चला। तो सिंस तुम दोनों ही ऐसी जगह थे जहाँ पर तुम्हें इन्फॉर्मेशन का तो क्रंच रहा होगा, ठीक है, तो तुम पे इन्फॉर्मेशन से पहले मिस इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, तुम्हारे फ़ोन पे, तुम्हारे ट्विटर पे बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी। तो ये उस वक़्त अगर मैं बात करूं तो रोज़ जितनी, जब मुझे लगता है दिन तो बीत गए स्टोरी के लिए, जब रातें होती होंगी तो वो तो तुम ब्लैकआउट है, तुम अपने स्पेस में बैठे हो, तुम्हारे पास तुम्हारा इन्फॉर्मेशन सोर्स तुम्हारा मोबाइल फ़ोन है। उससे तो उसको प्रोसेस कैसे कर रहे थे कि कुछ नया आ जा रहा था हर बार, इतने ड्रोन दिखे, ये हो गया, ये जवाबी कार्रवाई, ये हमला, ये सब जो चल रहा था, ये तुम्हारे दिमाग में क्या था और कैसे फिल्टर कर पा रहे थे कि इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जब भी कोई इस तरीके की चीज़ होती है ना, उसमें आपको फैक्ट ढूंढना पड़ रहा है अब, है ना, क्योंकि आपको सबसे पहले कोई तस्वीर आ जाए तो, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जवाबदेही है, तो उस पर हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि भैया सच है कि झूठ है। तो जो दोस्त हैं जो फैक्ट चेकिंग में हैं, जो लोग हैं जिन पे हम भरोसा करते हैं कि ये ज़रा पता करवाओ यार ये क्या है, क्या ये, तो उन पूरे इन्फॉर्मेशन जो बम्बार्ड हो रही है उससे तथ्य निकालना, फैक्ट निकालना, सत्य को निकाल पाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आप देखिए कि अफवाहों से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। जो मेधा ने जो शुरू किया कि वो बोल दिया कि कॉलेज में पता चले गाड़ी में आग लगी, वो बता दिया कि ड्रोन अटैक किया गया, है ना। तो जो इस तरीके की चीज़ें कितनी पैनिक क्रिएट कर सकती हैं। और हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जब
इस तरीके के पैनिक की वजह से बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। कितने सारे स्टैम्पीड हम देखते हैं कि कुछ भी अफवाह फैली, लो स्टैम्पीड हो गया। इसमें भी इनफैक्ट इस मामले में भी जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड चले हैं कि अभी दुकानें बंद हो जाएंगी, पेट्रोल नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, तो लोगों ने भरना शुरू कर दिया, कैश है ना, राशन, कैश एटीएम से निकालने लगे लोग आकर के। कोई पता चल रहा है कि राशन भरे ले रहा है। बल्कि ये समय होता है कि आप सबसे पहले भरोसा करें, अपने सिस्टम पे भरोसा करें, अपने लोगों पे भरोसा करें और एक दूसरे का साथ दें, ताकि आप इस तरीके की किसी भी विपदा से बाहर निकल सकें आसानी से, है ना। तो इसमें हमारे लिए सबसे बड़ा सोर्स थे जो वहाँ लोग मौजूद हैं। मतलब इत्तफाकन कि वहाँ के कई सारे लोग थे जिनको पता था कि हम पहुँच चुके हैं जम्मू, तो वो लोग रीच आउट कर रहे थे, बता रहे थे कि यहाँ ये स्थिति है। लोगों ने बहुत साथ दिया। मतलब ये वीडियो से मैं इस शो से बताना भी चाहता हूँ, उनको थैंकफुल भी हूँ मैं, कि सबसे बड़ा सोर्स होता है आपके ग्राउंड पे मौजूद लोग, क्योंकि वो आपको बता रहे होते हैं रियलिटी। मतलब बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ है जो हम नहीं बता सकते हैं, कोई चीज़ है जो हम ऑन एयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से आपके पास जो बात आ रही होती है, जो तथ्य आ रहे होते हैं, जो आपके अपने लोग होते हैं वहाँ पर, वो आपको फैक्ट्स बता रहे होते हैं। तो स्थिति तो ये थी वहाँ पर कि इंटरनेट नहीं है, बीच बीच में इंटरनेट चला जा रहा है, बिजली नहीं आ रही है, और आप बोल रहे हैं रातें कैसी कट रही थी? रातें जागते हुए कट रही थी। मतलब इसमें और सबसे जो शुरुआती दिन थे वो तो ये थे कि लोगों को बता रहे थे हम कि हम ठीक हैं। मतलब ये इसके लिए ग्रेटफुल भी हैं हम, और मेरे को बड़ा ओवरवेलमिंग भी था ये। मतलब एक तरफ वो सब हो रहा है, उसको प्रोसेस करना, और एट द सेम टाइम अपने आप को मजबूत रखना है। देखो इंसान तो है ही है ना यार, मतलब डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है। वो तो अपने अंदर की एनर्जी होती है जो हम अपने आप को बना रहे होते हैं, दिमाग में कहीं चल रहा होता है कि अरे नहीं नहीं करना है, और इसको ऐसे करना है, वैसे करना, हो जाएगा। वो जो एक किक है ना कि अरे हो जाएगा। आपस में भी हम लोग के जो ग्रुप्स हैं उसमें एक दूसरे को ही हम लोग करेज दे रहे हैं कि नहीं नहीं हो जाएगा, ये करते हैं, सब कंट्रोल में है। तो ये हमारा कोड है, ये सब कंट्रोल में है का, कि कोई भी ऐसी विपरीत परिस्थिति बने तो एक दूसरे को ढांढस देने की चीज़ें। तो अल्टीमेटली हम सब इंसान हैं। अब उसमें जो लोगों के मैसेज आ रहे थे, ख़ास तौर से घर वालों के, दोस्तों के मैसेज कि तुम सुरक्षित हो कि नहीं हो, काफ़ी ओवरवेलमिंग था ये। उन लोगों के भी जिनसे सालों बात नहीं हुई है, वो भी मैसेज करके बोल रहे हैं कि बी सेफ, ये वो, कि अपना ध्यान रखना, है ना। ऑफिस से जो फ़ोन आ रहे हैं लगातार कि सबसे पहले अपना ध्यान रखना है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। तो ये एक बहुत बड़े अपने आप में ओवरवेलमिंग भी है, मतलब इमोशनल भी करता है आपको बतौर इंसान कि यार अच्छा, मतलब लोगों को इतनी कद्र है, लोगों को फिक्र है। तो जो लोग बॉर्डर पे हैं वो लोग भी इंसान हैं, है ना। उनका भी ये सब चीज़ें, मतलब ठीक है आप जवाब दे रहे हैं, आप अपने आप को प्रोसेस कर ले रहे हैं, वो दिमाग आपकी प्रोसेसिंग करने लगता है। जो लोग जंग के मैदान में वॉर फ्रंट पे खड़े हुए हैं, जो हमारे देश के सैनिक खड़े हुए हैं, वो उनकी प्रोसेसिंग ऐसी हो गई कि उनके अंदर वो करेज आ जाता है। लेकिन हम सबको ये भूलना तो नहीं चाहिए कि वो भी तो इंसान ही है, है ना। आपस में जैसे हम लोग एक दूसरे को करेज दे रहे थे, वो लोग भी अपने आप को देते होंगे कि हाँ भाई ठीक है, करना है। तो जो रातें थी वो हमारी जागते हुए बीत रही थी। और ख़ास तौर से यहाँ पर हमारे जो कैमरे के पीछे के लोग हैं, मतलब हमारे साथ में एजाज था, तुम्हारे साथ में भी वहाँ पे लोग थे, शीश था, और तमाम हमारी टीम थी, धीरज था, सोनल थी। तो ये सारे लोग जो ग्राउंड पे मौजूद थे, जो इनके साथ में लोग मौजूद थे, जो कैमरे पे नहीं दिख रहे थे। मतलब मैं यहाँ पर एक मेंशन करना चाहूँगा कि जिस वक्त में वो जो मैंने हमारी बातचीत जो शुरू हुई कि रात के अंधेरे में आप खड़े हैं और आपके पास साधन नहीं है कि आप जाएंगे कैसे, उस वक्त में अगर कोई ऐसा इंसान हो जो घबरा जाए, तो आप कैसे प्रोसेस करेंगे उस पूरी परिस्थिति को। लेकिन आपके साथ में कोई इंसान खड़ा हुआ है जो कह रहा है कि अरे सब कंट्रोल में है ना, सब कंट्रोल में हो जाएगा। तो वो जो आपको हिम्मत देता है कि ठीक है हो जाएगा, मतलब कर लेंगे। तो वो रातें जागते हुए बीत रही थी, आपको लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि फलानी जगह ये हो गया है, यहाँ पर ये शेलिंग हो रही है, उन सबको प्रोसेस करना। और हमारी कोशिश यही थी कि हमसे भूल से भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे जो एक तो फैक्चुअली गलत हो, जिससे पैनिक क्रिएट हो। और जो हमारी गाइडलाइंस थी, जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो हमारी बहुत सारी गाइडलाइंस होती है जो हमें ध्यान में रखनी होती है। उतना ट्रांसपेरेंट चीज़ें नहीं रहती हैं, क्योंकि हर चीज़ को अलग तरीके से जो सामने का देश है वो इस्तेमाल कर सकता है।
तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसी सिचुएशन पर अपने आप को एक्ट करना कि आप इंफॉर्मेशन भी सही दें, वो दें जिससे लोगों में पैनिक भी ना क्रिएट हो, और साथ के साथ में ऐसा भी कुछ ना हो जिसका कोई और फ़ायदा उठा ले। तो उन सब चीज़ों को मैनेज करना, तो हम लोग रात में सो रहे थे, रात में जाग रहे थे। दिन के कुछ घंटों में जो सुबह की जो पौ फटने का टाइम होता है ना, उस दरमियान हम जाग रहे थे कि मतलब उस दरमियान इन चीज़ों को देख रहे थे। तो ये अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग था, अलग था, मतलब काफ़ी अलग अनुभव था। आई कैन, जब ये सारी बातें बोल रहा है मुकुल, तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि दोबारा से वही सब महसूस हो रहा है। मेरे साथ बड़ा ही एक बहुत ही इमोशनल सा ही एक चीज़ हुई कि जब भी कुछ ऐसा होता है कि मुझे कहीं ऐसी जगह पे जाना है जहाँ थोड़ा सा खतरा है, नॉर्मल नहीं है, तो जब ये पता चला कि अमृतसर जाना है ना, बॉर्डर एरिया है और वहाँ से रिपोर्ट करेंगे क्या है क्या नहीं है, तो जब भी कभी ऐसा कुछ होता है तो मैं अपनी मम्मी को नहीं बताती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो घबरा जाएंगी। और वो मैं क्योंकि वहाँ हूँ नहीं उनके सामने, तो आप जब सामने से बताते हैं कि कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो एक अलग है, लेकिन जब आप फ़ोन करके बताते हैं ना, तो वो वैसा ही है कि एक फ़ौजी बताए कि जंग छिड़ गई है और अब मैं बाद में बात करूँगा टाइप का। तो मैं मम्मी को नहीं बताती, मुझे पापा से बहुत क्योंकि हिम्मत मिलती है, उनको लगता है कि हाँ ठीक है जाओ, तो वो एकदम फौजी की तरह ही विदा करते हैं, वो तो तैयार रहते हैं बस। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मम्मी, तो मुझे लगता है कि थोड़ा रुक जाना चाहिए, या फिर दाएं बाएं से बहन या पापा संभाल देंगे। तो मैंने इस बार मम्मी को नहीं बताया कि मैं कैसे कहाँ जा रही हूँ। नहीं, अगले दिन जब मैं अमृतसर में हूँ और ब्लैकआउट था ऑब्वियसली, मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया, बेटी घबराना बिल्कुल नहीं है, डरना नहीं है, विच वॉज अनएक्सपेक्टेड कि मम्मी मुझे ये मैसेज भेजेंगी। तो मतलब मैं बहुत ओवरवेल्म थी उस टाइम पे ये पढ़ के कि अरे, एक तो ये कि उन्हें पता चल गया, उसके बाद भी वो घबरा नहीं रही है, मुझे मैसेज करके भेज रही हैं। एंड वी ऑल वर सो लकी कि हमारा इंटरनेट चल रहा था इस टाइम पे भी, और हम लोगों से कनेक्टेड थे। तो ये अपने आप में एक बहुत ही संबल देने वाली बात थी कि हम कनेक्टेड थे। ज़रा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती कि हम डिस्कनेक्ट होते तो हमारे परिवार बहुत ज़्यादा वरिड होते। तो पापा का ये था कि हाँ ठीक है जाओ और सावधानी से रहना है, ये वो वही पूरा मिलिट्री साइंस वाली थियोरीज। लेकिन मम्मी की तरफ से ऐसा आना बहुत ही ओवरवेलमिंग था। बट व्हेन इट कम्स टू इन्फॉर्मेशन, सवाल था कि इन्फॉर्मेशन कैसे आप वो कर रहे हैं, डील कैसे कर रहे हैं उस चीज़ के साथ। जब हम फिरोज़पुर में थे, मैं अमृतसर के बाद फिरोज़पुर गई। फिरोज़पुर में रात को सायरन्स वर ब्लेयरिंग और ब्लैकआउट पूरा। ये तीसरा दिन है, मतलब लगातार क्रॉस फायरिंग हो रही है, लगातार अटैक हो रहे हैं, लेकिन ये सीज़ फायर के बाद का है। अब सीज़ फायर हो चुका है, सो कॉल्ड सीज़ फायर जो था, उसके बाद जो चीज़ें हमने देखी, तुमने देखी, तो आई वॉज इन फिरोज़पुर एट दैट टाइम। और फिरोज़पुर में एकदम से साइरन्स की आवाज़ आने लगी, पूरा ब्लैकआउट हो गया और सब एकदम देखने लगे कि मतलब ये क्या हो गया, सीज़ फायर तो हो चुका था। तो वहाँ पता चला कि ड्रोन्स देखे गए हैं, है ना, कई एरियाज़ में। तो चाहे वो सांबा हो, जम्मू हो, या फिर POK से सटा हुआ एरिया हो। लेकिन इस पूरी मतलब जब ये सारी चीज़ें हो रही थी कि जगह जगह पे ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए जा रहे थे, सीज़ फायर के बाद भी कुछ जगहों पर एहतियातन ब्लैकआउट कर दिया गया। तो फिरोज़पुर में जब सायरन्स सुनाई देने लगे, पूरा ब्लैकआउट हो गया, तो मतलब ऐसा मोमेंट आया कि बस सायरन्स बंद हुए हैं और लाइट आ गई, विच वॉज स्ट्रेंज अगेन, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एकदम ही नॉर्मल हो गया हो सब। तो जब अगले दिन सुबह देखी खबरें, जालंधर की खबर देखी, तो फेक वार्निंग्स जो थी या फॉल्स वार्निंग्स को डिस्ट्रॉय भी किया जा रहा था, क्योंकि हम एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी थे। फिर पता चला जालंधर का भी और फिरोज़पुर का भी कि लोग जो आतिशबाजी भी कर दे रहे थे ना तफरी में, देयर वर पीपल, कि ऐसा भी हमने देखा कि आपकी अथॉरिटीज़ को ये मेंशन करना पड़ा कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगर आप ऐसे आतिशबाजी करेंगे या बम फोड़ रहे हैं, लोग पैनिक क्रिएट हो रहा है, तो उनको ये बताना पड़ा कि मत कीजिए, अभी सिचुएशन ऐसी है, आप इसमें मजाक मत कीजिए। तो पैनिक क्रिएट हो रहा है, सायरन्स, मतलब मेरे लिए स्ट्रेंज था कि एकदम से सायरन बंद हुए और लाइट आ गई। इसका मतलब ये था कि कुछ ऐसा था जो खतरे वाला नहीं था, लेकिन उसने पैनिक क्रिएट किया।
और ये भी था कि जब सायरन्स सुनाई दे रहे थे तो लोगों के जहन में डर बैठ रहा था कि अगेन अच्छा फिर से कुछ हुआ है। तो ये भी बोला गया कि भाई जो सिविल डिफेंस के लिए जो मतलब जो भी सायरन्स हैं उनका मतलब इस्तेमाल ऐसे ना किया जाए कि आप ज़रा सी उसमें सायरन्स ब्लेयर कर रहे हैं ताकि लोग घबराएं ना। तो इस तरीके की भी चीज़ें थी कि फैक्ट्स निकालने हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है हम ऐसा नहीं कर सकते कि अरे वी वर नॉट इन द ब्रेकिंग वॉर, कि हमें ब्रेक करना है कि अरे फिरोजपुर में अब सायरन्स हैं और ड्रोन की खबर है, ये है ऐसा। खबर है भी या नहीं, मतलब विंडो से बाहर निकल के ये देखो कि जो बताया जा रहा है वो असल में है या नहीं। दैट वाज द एक्चुअल वॉर फॉर अस। मीडिया को लेकर के इसके बाद जो मतलब ये मैं इसको बड़े करीब से देख के आई हूँ। जब मैं अमृतसर में थी और मैं पहुंची ना उस गांव में, तो वी वर नॉट एक्सेप्टेड शुरू में कि आप यहाँ पे क्यों हैं। तो मुझे समय लगा, मैंने बहुत ही आराम से उनसे जानने की कोशिश की कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो पता चला कि मैं एजेंसी का नाम नहीं लूँगी, कि जो भी जिनसे भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही थी उस वक्त, तो लोग जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के उसमें बहुत चीज़ें सेंसेशनलाइज भी हुई इस दौरान। तो एक अनाउंसमेंट जो पहले हुआ था उसको दोबारा रिकॉर्ड करके चलाया गया और लोगों में ये डर बैठ गया कि अभी भी ऐसा ही है सिचुएशन। तो उस गांव का माहौल ख़राब हुआ, क्योंकि जो स्टेक होल्डर है वो उस गांव का रहने वाला हर आदमी है, हर औरत है, बच्चा है। उस गांव को लेकर के सेंसेशन पैदा कर देना या ऐसा माहौल बनाना कि अरे बॉर्डर के पास तो ये क्रिएट हो रहा है, ऐसा माहौल हो गया है, वो गलत था। तो उन लोगों ने बोला कि हमारे गांव का माहौल मत ख़राब कीजिए। तो मुझे बड़ा ख़राब लगा कि मैं जिस जिम्मेदारी के साथ आई हूँ, जिस भाव के साथ आई हूँ, उसको क्वेश्चन कर लिया गया है, क्योंकि मेरे जहन में ऐसा नहीं था। और यही चीज़ मैंने पहलगाम अटैक के बाद जम्मू कश्मीर में भी फेस की, कि नेशनल मीडिया जो भी हम ब्रॉडकास्ट पे देख रहे थे वो क्योंकि हमसे पहले हर जगह पहुँच रहे थे, और उसके बाद वो ऐसा माहौल वहाँ बन जा रहा था कि पूरे मीडिया को एक सवालिया निशान के साथ कि आप यहाँ पर माहौल बिगाड़ने ही आए हैं, ऐसे टैग कर दिया गया। सेम यहाँ भी ऐसा हुआ। उनको कन्विंस करना पड़ा कि हम उसमें हैं ही नहीं, ये लाइव नहीं है, ना ही हम आपसे कोई ऐसी जानकारी मांग रहे हैं, हम बस ये दिखाना चाहते हैं कि आप कैसे हैं इस वक्त। जब जंग जैसे हालात बन गए हैं, तब आप लोगों की ज़िंदगी कैसे बसर हो रही है। Then they opened up. तो ये बहुत ख़राब था कि हमें ऐसे टैग कर दिया जा रहा था कुछ एजेंसीज या कुछ मीडिया हाउसेस की वजह से, जो मतलब वही कि आप सबसे पहले ये लड़ाई सबसे पहले की थी ही नहीं। exactly. ये लड़ाई एक्यूरेसी की थी, स्पीड की नहीं थी। इस पे बात होनी चाहिए, मतलब इस पे बहुत कायदे से बात करनी चाहिए, विद इन द मीडिया लोगों को करनी चाहिए, बहुत जिम्मेदार लोगों को बातें करनी चाहिए कि किसी तरीके का कंट्रोल नहीं लिया जाए, छीना जाए, बट एटलीस्ट आप उस जो जिम्मेदारी की हम बात कर रहे हैं, जो जवाबदेही की बात कर रहे हैं, आप सोचिए ना कि ऐसी सिचुएशन में पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, कि आपके ऊपर यकीन के साथ देख रहा है कि आप जो बता रहे हैं वो सही होगा। बड़े दिन बाद ना उस प्लेटफॉर्म के लिए अगर टीवी मीडिया की बात करेंगे तो एक प्रॉपर लोगों ने सीख किया था, उसकी तरफ गए थे कि इंफॉर्मेशन सोर्स अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट यही है। लेकिन उसने लोगों को अपने आप से ये समझ पैदा करनी पड़ी कि भाई अब हमें जो सरकार की तरफ से ब्रीफ किया जा रहा है हमें उसी पे निगाह रखनी है, क्योंकि ऐसे टाइम में आपको सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं होता। आपके काइनेटिक ऑपरेशंस, नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस चल रहे हैं, डिप्लोमेटिक चीज़ें चल रही हैं, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सब जानें। आपको सरकार, आप जो अथॉरिटीज़ हैं वो उतना बता रही हैं जितना आपके लिए जानना ज़रूरी है उस समय और उस सहूलियत के हिसाब से। तो हमें ज़रूरी था कि हम क्योंकि हम देख रहे थे ना कि हमारा जो सामने जो देश है, दुश्मन देश, वो एक अलग नैरेटिव वॉर में था इस वक्त, स्टिल अभी भी है कि हम वेस्ट को भी जवाब दे रहे हैं, हम एनिमी को भी जवाब दे रहे हैं। इंडिया अपने आप में उस वक्त कई वॉर में है, ऑलरेडी नैरेटिव वॉर में है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, जंग अलग छिड़ी हुई है। तो ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम एक ऐसे लहजे में अपने देश के, उन अथॉरिटीज़ के, अपने ऑपरेशंस के साथ खड़े होते जिससे पैनिक भी ना क्रिएट हो और एक जिम्मेदारी का भाव। उनसे कोई एक्सपेक्ट भी तो नहीं करेगा जो दूसरे देशों में जाके इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से अपना धंधा करते हो कि वी आर गिविंग इंडियन फूड्स, तो वो they were using our clips, हमने देखा।
तो हमारी हाँ, ये तो वही क्रेडिबिलिटी की बात है कि हमारी मीडिया की क्रेडिबिलिटी की अगर बात करोगे तो उस दिन के बाद से वो और वापस धरातल में चली गई। लेकिन दूसरी तरफ ये देखो कि अब हमारे जैसे जो चैनल्स हैं वो क्यों ज़्यादा ट्रस्ट किए जाते हैं और तुम लोगों का ऐसी जगह जाना, समय पे जाना क्यों इम्पोर्टेंट होता है कि यार मेधा की वीडियो की क्लिप वहाँ उन्होंने अपने प्रोपेगेंडा के लिए वीडियो बनाई विच गॉट अ वेरी बिफिटिंग रिप्लाई। हमारे एमईए ने जो प्रेस कॉन की बोला कि या वी आर डेमोक्रेसी, सो हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म का बहुत स्कोप है और आपको इस चीज़ की आदत नहीं। आई मीन हाँ, पाकिस्तान जैसे देश में क्या ही है जहाँ सरकार, जहाँ के जो हुक्मरान है वो इस बात से रोज़ डरते हों कि कब कल को सेना कूप कर लेगी, जहाँ सेना का अध्यक्ष एक स्पेसिफिकली एक थ्योरी बता रहा हो कि वो जो धर्म पे ऑपरेट हो रही हो, तो उस देश से हम क्या एक्सपेक्ट करोगे? रिलीजियस नेशनलिज्म। तो मतलब एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ का एक्सपीएम जीते जी नरक में है, जेल में बैठा हुआ है, मतलब जेल में है और क्या यातनाएं चल रही हैं, कभी बाहर आती है कोई बात, कोई नहीं भी आती, उस देश से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो मुझे लगता है कि इस देश को मतलब वही है कि बुद्धि तो बाद में आएगी, पहले शर्म आ जानी चाहिए। रफाल तो हमने उड़ाए भी नहीं जितने पाकिस्तान ने दावा कर दिया गिरा दिए हैं। पिन्नी कट वाले जो हमारे जो लोग गाड़ी चलाते हैं, पिन्नी काट कि एक ऐसा पड़ोसी है हमारे पास जिसका समय समय पे आपको कान ऐंठते रहना पड़ेगा। कान ऐंठिए तब पड़ मारिए, फिर पता चला कान से कुछ लीकेज हो जाए तो फिर आपको उसका इलाज भी आप ही को कराना है फिर, जस्ट लाइक दैट। तो प्रोसेस क्या होता था कि करना क्या है, आई मीन मतलब डेफर्ड लाइव लोकेशंस नहीं बताना है, मैं स्टिल बहुत कॉन्शियस है इस चीज़ के लिए। हर कोई ब्रेकिंग के धंधे में घुसा हुआ है कि मैं कुछ ऐसा दिखा दूं कि एक शेल की तस्वीर दिखा दूं, कोई रॉकेट ही दिख जाए मैं उसी पे बैठ के पीटीसी कर लूं, ठीक है। तो मतलब एक हमारा ये भी रेस है। तो ऐसी इस रेस के बीच तुम्हारा मॉडस ऑपरेंडी या तुम्हारा प्रोसेस क्या था कि जो तुमने बहुत ही मतलब मैं कहूँगा ह्यूमन एंगल स्टोरीज, टचिंग स्टोरीज तुम्हारे पर्सनैलिटी का भी हिस्सा है और तुम खोज भी लेती हो, मतलब सच अ गॉड गिफ्ट, और जो कहो तुम्हारा हुनर है कि तुम्हें वो मिल जाते हैं, वो एंगल्स, वो एलिमेंट्स मिल जाते हैं। तो अगर मैं इसकी फॉर द प्रॉपर प्रैक्टिकल चीज़ की बात करूँ तो तुम्हारा प्रोसेस, तुमने क्या प्रोसेस किया उस दौरान कि मुझे जाना है, मुझे इन लोगों से बात करनी, ये स्टोरी तुम्हारी कहाँ से डेवलप हुई? जब मैं अमृतसर में थी और जब मैं पहुंची, जिस दिन सुबह वहाँ पहुंची तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था कि क्योंकि दिन के वक्त था भी थोड़ा बहुत नॉर्मल था, और जितना इम्पैक्ट जम्मू डिवीज़न में हमने देखने को मिला उतना पंजाब के बॉर्डर्स पे नहीं था उस तरीके का। पुंछ, राजौरी सेक्टर्स में जो हाल था वो पंजाब में नहीं था ऐसा। लेकिन रात के वक्त चीज़ें बिल्कुल अलग थी वहाँ पे। तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि बॉर्डर की तरफ जाके देखते हैं कहाँ तक जा पा रहे हैं, क्या है, कितने लोग हैं, क्या लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं, ऐसा है भी या नहीं, डर है क्या सच में। तो यही था कि एक तो अंधेरा होने से पहले वापस लौटना है, तो चल के एक बार देखते हैं। तो जब मैं वहाँ गांव में पहुँची, उस गांव में तो मतलब आई केप्ट इट वेरी सिंपल कि मुझे नहीं बताना कि इस वक्त मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, नहीं बताना मुझे, क्योंकि मुझे सिर्फ उन लोगों की कहानी जाननी है। और उनकी कहानी जानने के लिए सिर्फ इतना ज़रूरी है कि वो बॉर्डर के बहुत नज़दीक रहते हैं। मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि उनके गांव का नाम क्या है, या फिर वो अमृतसर के किस कोने में आता है, या फिर वो पंजाब के कौन से बॉर्डर ज़िले से सटा हुआ है, व्हाट्सोएवर। तो सिर्फ इतना था कि ठीक है, मैं जाऊंगी और मैं उन लोगों से बात करूंगी। और कई बार लोग इतने भोले होते हैं ना कि आप उनसे पूछिए, मतलब लोग ऐसा करते भी हैं कि क्योंकि हम तो पहले से ही बहुत स्मार्ट माने जाते हैं कि अरे बातें निकलवाना तो आता ही है हमें, वो सब बता देते हैं आपको। आप पूछेंगे वो सब कुछ बता देंगे कि फला गांव है, इतनी दूर है, ये है वगैरह। तो मैंने बताया कि मुझे ये जानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लोकेशन मत बताइए। उसके बाद क्योंकि उसके पीछे भी एक रीज़न था, तो जब हम ये देख रहे थे ना कि लोग इस बात पे भी सवाल उठा रहे हैं कि अरे हमें नहीं देखनी अभी न्यूज़, अरे आप मतलब इतनी ज़्यादा लिमिटेशंस थी कि हमारे ज़ुबान से शब्द निकलने से पहले 3 बार यहाँ चेक पोस्ट से गुजर रहा था दिमाग के अंदर कि ये जो बोल दिया है ये ठीक है ना, ऐसा हो रहा था। तो द थिंग इज़ कि वी वर सॉर्टेड, हमारी जो टीम थी, हम इस बात को लेके बिल्कुल क्लियर थे कि ना तो हम आर्मी की कोई पोस्ट रिवील कर रहे हैं, ना ही हम उनकी कोई पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, ना ही किसी ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि अब ऐसा हो रहा है, अब वैसा हो रहा है, नहीं। सेंसेस में थे, रिस्पॉन्सिबल थे,
तो अगर मैंने ये स्टोरी में सोचा कि मुझे बस जाके लोगों से बात करनी है, तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट था कि मेरे जो लोग हैं जो मुझसे बात कर रहे हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं। उनको ये महसूस होना चाहिए मुझसे बात करते वक्त कि हाँ वो सेफ हैं कोई भी जानकारी देने में। कोई बात अगर कोई व्यक्ति ऐसी बोल भी देता है भावावेश में, आवेश में आके या कुछ भी, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे देश का इस वक्त जो माहौल है ये बात उसके लिए ठीक है या नहीं। राइट। कि अभी जब वो बोल रहे हैं और सिचुएशन ऐसी है, दुश्मन देश कम्युनल हार्मनी को डेंट करने में लगा हुआ है, तो आप वही परोसें जो आपके देश के लिए सही है उस दौरान। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अरे बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन, बड़ा सेंसेशनल बयान दे दिया, ये तो आग लगा देगा, नहीं। तो ये चेक एंड बैलेंस, मतलब ये जहन में था कि बस इतना करना है, ये दायरा है, इससे बाहर नहीं जाना। रिपोर्टर होने के साथ साथ आप इस देश के नागरिक हैं और वो सबसे पहले हैं। बिल्कुल सही बात। दूसरा मुकुल, मैं तुमसे जानना चाहूंगा कि एक स्टोरी का ये पहले, तो दूसरा था कि तुम केओस में थे, सुबह उठे तो तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन थी उधर शेलिंग हो गई, मतलब इतना वो केओस था कि तुम्हारे इस बीच एनडीआरएफ भी काम कर रही है, सीएम भी आके विजिट करके चले गए। तो ये केओस में ये पता करना और ये डिलीवर करना कि आंकड़े सही क्या है या फिर इम्पैक्ट क्या था, तो तुम्हारी स्टोरी, तुम क्या प्रोसेस कर रहे थे? तो इसमें ये भी था, देखिए जब जो मेधावी बता रही हूँ उसी चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में आपको ये ध्यान में रखना होता है, आपके जहन में जो चीज़ें चल रही होती हैं मन मस्तिष्क में, उसमें होता है कि आपकी जो रिपोर्ट है ये इसका असर किस तरीके का होगा, है ना। हम जर्नलिस्ट हैं लेकिन हम इस देश के नागरिक भी हैं, हम एक इंसान भी हैं, तमाम सारी लेयर्स हैं जो हमारे ऊपर रहती हैं, है ना। उसमें कुछ जो वीडियोस गए उसमें लोगों का जो रिएक्शन आ रहा था वो भी जहन में चल रहा है। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग कमेंट करते हैं, आप कुछ भी कह के, आपके हाथ में एक डिवाइस आ गई है, आपके हाथ में सस्ता इंटरनेट आ गया है, इंटरनेट लिटरेसी पे अलग से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन आप कुछ भी जो बोल करके चले जाते हैं, हम पढ़ते हैं उसको, और लोग बोल रहे हैं कि आप इतना गैर जिम्मेदाराना काम कैसे कर रहे हैं। कोई बोल दे रहा है कि हमें न्यूज़ ही नहीं देखनी है, कोई कुछ बोल दे रहा है, मतलब जो मन में आ रहा है वो बोल दे रहा है। लोग भावुक भी थे, लोग भी अपने घरों में बैठ करके भी पैनिक में थे, या पता नहीं क्या, या लोगों ने जो सुन लिया था कि मीडिया के लिए एडवाइजरीज जो जारी हो रही हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे हमारे संस्थान की तरफ से कि हमें किसी भी, जो भी हमारे यहाँ के देश के एडवाइजरीज जारी हो रही हैं मीडिया को लेकर के, उसके खिलाफ नहीं जाना है, उसको कहीं नहीं तोड़ना है। और हमारे अंदर भी अगर ये नहीं भी जारी होता तो हम लोकेशंस नहीं बता देते। हमें इतनी समझ है, इतनी जवाबदेही, जिम्मेदारी, हम लगातार तमाम रिपोर्ट्स करते हैं, आप देखते हैं लगातार, तो हमें भी सेंस है कि ये करने का सही समय है या नहीं है। तो जो प्रोसेस है ना, कि अगर हम ये चीज़, ये खबर दिखा रहे हैं तो इसका असर क्या होगा, वो असर का कैलकुलेशन अपने आप दिमाग में चल रहा है, लगातार चल रहा है। और उसी बीच में वॉर एक जगह हो रही है, लेकिन उसके इम्पैक्ट कितने सारे होते हैं। मतलब अंकित, आपको मैं बताऊं कि जिस वक्त में सब होने लगा ना, तो मैं ये यहाँ पे अलग से बात करना चाहता हूँ इस बारे में कि हमने देखा कि रेलवे स्टेशन की तरफ एक भीड़ भागी, और वो भीड़ किनकी थी? वो माइग्रेंट वर्कर्स की भीड़ थी। ये भीड़ हमेशा कोई त्रासदी होती है तो ये भागने लगती है। ये लोग कौन है भाई? ये हमारे शहर में आते हैं, बिहार से, नीमच से, उत्तर प्रदेश से, और ये आ करके आपके महानगरों में रहते हैं, आ करके आपके घर बनाते हैं। जो इन हाई राइज में हम रह रहे हैं, जिस स्टूडियो में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसे बनाने वाले जो लोग हैं ये यहाँ से आए हुए माइग्रेंट वर्कर्स हैं, दिहाड़ी मजदूर जिन्हें हिंदी में बोलते हैं। कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब वो, हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, देख रहे हैं कि एक हाथ में बच्चा है, एक हाथ में अटैची बंधी हुई है, कनस्तर लिए हुए हैं लोग, और लोग भाग रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि टिकट हुई आपकी? नहीं टिकट साहब नहीं हुई। अच्छा क्यों नहीं हुई? पैसे ही नहीं है हमारे पास। कैसे जाएंगे? पता नहीं साहब, ले जाएंगे जेल ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, हम जेल चले जाएंगे, बच्चों के साथ जाएंगे, बीवी के साथ जाएंगे, हम क्या करें? मैं पूछ रहा हूँ कि आपके ठेकेदार ने आपकी मदद नहीं की? आप तो यहाँ पर काम कर रहे हैं ना, कितने साल से रह रहे हैं आप? कोई बता रहा है 7 साल, कोई बता रहा है 10 साल, कोई बता रहा है 12 साल। आपके ठेकेदार ने मदद नहीं की? नहीं साहब, ये बोले कि घर चले जाओ। कोई अकेला यहाँ रह रहा था, परिवार अपने बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में है, तो वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि साहब यहाँ से निकल रहे हैं, अब मरेंगे तो अपने बीवी बच्चों के पास मरेंगे जा करके। तो मेरे जहन में वहाँ मैं एक समय पर आकर के मैं बैठ गया, और मेरे जहन में ये चल रहा है कि यार ये लोग जो हैं, ये कुछ भी दंगा होता है, सबसे पहले कौन भागता है? इनको खदेड़ देते हैं आप अपने शहरों से। विस्थापन। आप
कुछ भी हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए सबसे पहले, युद्ध हो जाए सबसे पहले, कोविड हो जाए तो आपने इनको छोड़ दिया, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो जब वॉर फ्रंट पे ठीक है, आपके अंदर एक आवेश है, एग्रेशन है, पेट्रियोटिज्म है, नेशनलिज्म है, इन सारे इमोशंस के बीच में बतौर पत्रकार हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके आसपास आ रही चीज़ों को भी रिपोर्ट करें। अदरवाइज प्रशासन को एक कौन बताएगा कि आपके देश के हजारों नागरिक स्टेशन पहुंच चुके हैं और भाई साहब इनकी ट्रेनें कैंसिल हो गई, कहाँ जाएंगे? ये लोगों के पास में इतना पैसा नहीं है कि होटल ले लेंगे। ये 1500 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये का ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं, वो टिकट दिखा रहे हैं। अरे टिकट क्यों काटी जा रही थी जब ट्रेन कैंसिल हो गई? वो दिखा रहे हैं, लोग रो रहे हैं, कह रहे हैं आप ये दिखाइए, बताइए। तो जिन राज्यों के लोग थे वो सरकारें कहाँ हैं? आपकी बड़ी बड़ी चीज़ों के बीच में आपका ध्यान इन लोगों पर भी तो रहेगा ना। ये 2 4 6 लोग नहीं थे, ये हजारों की संख्या में लोग हैं, और ये हर बार होता है। मतलब ये इस सिर्फ एक सिनेरियो की बात नहीं है, ये हर बार होता है। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें जो उसके आसपास भी हो रही हैं, बतौर पत्रकार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे भी दिखाएं। जो घर डिस्ट्रॉय हुए हैं, जो लोग मारे गए हैं, उन पर भी बात करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसको ही जब हम दिखाएंगे, बताएंगे, उस पर बात होगी, तब जाकर के उस पर कुछ एक्शन होंगे, उसको लेकर के आगे चीज़ें होंगी, बातचीत होगी, और जाकर के जो थोड़ा बहुत भी किया जा सकता है, किसी की भरपाई नहीं की जा सकती, कोई मुआवजा किसी गए शख्स को वापस नहीं कर सकता है। सही बात है। लेकिन जो थोड़ा भी हम डैमेज कंट्रोल या कुछ भी कर सकते हैं, वो कैसे होगा? तो लोग जो बोलने लगते हैं आकर के कि आप ये करके मोराल डाउन कर रहे हैं, मोराल डाउन नहीं कर रहे हैं बॉस। आप बैठे हुए हैं शहर के बीचों बीच किसी एसी कमरे में, बड़े से 56 इंच के टीवी में, और आप कह रहे हैं कि अरे ये क्या आप दिखा रहे हैं, ये अभी दिखाने का समय नहीं है। तो हम बाकी चीज़ें भी दिखा रहे हैं, लेकिन उसके साथ आ रही जो चीज़ें हैं वो दिखाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। ये हमारी ऑडियंस को भी समझना होगा, जो दर्शक हैं, जो नागरिक भी हैं देश के, उन्हें भी समझना होगा कि पत्रकारों का, जर्नलिस्ट का ये दायित्व है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो भी दिखाएं। और ये यहाँ के लोगों को दिखाना चाहिए, पूरी दुनिया के पत्रकारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पाकिस्तान के लोगों को भी दिखाना चाहिए कि जो डिस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं, ये जो जंग के लिए उत्साहित आप नज़र आ रहे हैं, उसका हाल क्या हो रहा है। और अगर आप उस चीज़ को छिपा दे रहे हैं तो आगे भी इस तरीके का आप माहौल करते रहेंगे। तो हमें यहाँ पर ये बात भी करनी होगी कि जवाब देना बहुत ज़रूरी है, हिम्मत दिखाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जंग जैसी चीज़ें जो त्रासदी लाती हैं, जिनके घरों के लोग चले गए, जो नुकसान होता है, उस नुकसान पे भी बात की जानी चाहिए और पूरे पैन वर्ड की जानी चाहिए, ताकि जो दुनिया में हमने हथियार बना रखे हैं आज के टाइम पे, हर देश अपने आप में इक्विप्ड है कि अगर सब आ जाएं अपने आप में और ठान लें तो दुनिया खत्म हो जाएगी चुटकियों में। सबके पास न्यूक्लियर किसी का एक छोटा सा एक्सप्लेनर देखा था मैंने, से वीडियो आ रही थी समवन, तो उसमें ये था कि अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर हो जाती तो अगले 4-5 महीने में पूरी दुनिया में अनाज की स्कार्सिटी हो जाएगी, जो उसके गैसेस से पोल्यूशन होगा, वो क्लाउड, वो जो बादल होंगे, एक लेयर होगी जो पूरी दुनिया के करीब 60% हिस्से पर भी जाके दिखेगी। तो वो तो एक वॉर का हुआ। दूसरी तरफ मैं इस पे आना चाहूँगा कि ये जो कमेंट में जो जनता आती है, मतलब ये तो रिपोर्टर्स की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में भी एक जिम्मेदारी होती है ऑडियंस की, पर मुझे लगता है वो जब घुसते हैं अंदर तो वो देखते हैं कि ट्रेल क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या है, वो भी ट्रेंड देखते हैं। अच्छा सब इसको रेल रहे हैं, चलो भाई मैं FIR करा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तुमने ऐसे कर दिया। ये इस चीज़ को बखूबी जानते हैं। किसी रिपोर्ट में आप शेरदिल कह देते हैं कि देश की बेटी है, खतरनाक जज्बा है, तुमने बोलती बंद कर दी, दूसरे में बोल देते हैं कि तुम तो वही काम कर रही हो। लोग लिख रहे हैं कि अगली बार मैं FIR कराऊंगा, बैन दिस चैनल। तो मुझे लगता है ये ट्रेंड के पीछे लोग पड़ जाते हैं। और दूसरी चीज, उसमें कुछ और भी लोग हैं जो उस बीच वो वही कहेंगे, आप बहुत क्यूट लग रही हैं, आप बहुत सुंदर हैं। ये अलग जनता है, ये अलग जनता है। मतलब मुझे लगता है अगर ये टाइप करते करते उनके घर में आग लग सकती है, लेकिन वो टाइप पूरा करेंगे। लेकिन तो कमेंट्स, इसलिए मैं एक चीज़ें बताता हूँ, इसका प्रोसेस भी मैं बताऊंगा। मैं ये लोग शायद नहीं बोलेंगे, बहुत सी चीज़ें हम अपने ऊपर हावी भी नहीं होने देते। I mean, मतलब अगर देखा जाए, अगर सपोज तुम दोनों ही बैठे हो तो मेधा की ऑल्टरनेट वीडियो मैं उठा लूँ होली के समय से, उस होली की वीडियो का रिएक्शन, MP की वीडियो का रिएक्शन, ये कश्मीर वाली एक वीडियो का रिएक्शन, कश्मीर वाली दूसरी वीडियो का रिएक्शन, पंजाब वाली वीडियो का रिएक्शन, फिर कुछ आएगा। तो मुझे लगता है कि अब तो आदत हो चुकी तुम्हारे तो प्रोसेस में कि ये तो कुछ भी बोल सकते हैं अब, ठीक है।
तो आज जो तुम्हें वीर कह रहे हैं या फिर कह रहे हैं सल्यूट है आपके जज्बे, वो कल वो पलट के कुछ भी बोल देंगे। जबकि मुझे लगता है तुम लोग बहुत अपने अपने आप में बहुत सोचे समझे सुलझे हुए लोग हो। तुम्हें पता है तुम लोग की बहुत मेहनत होती है। जो आप वीडियोस देखते हो उसके पीछे इनका बहुत हार्डवर्क होता है। दे थिंक अबाउट इट, दे रिसर्च अबाउट इट। इस पूरे प्रोसेस में ये लोग रहते हैं, सोचते हैं। मतलब मैं इतना एफर्ट नहीं करता। मुझे लगता है कोई चीज़ जारी जान दो, मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता। मतलब मैं तुम लोगों को जितना, मतलब मेरी, वो कहते हैं ना, मेरी काबिलियत और हम सबकी काबिलियत में अंतर है। पर तुम लोगों में ये चीज़ है कि तुम इस चीज़ को, अपनी बातों को, यार हंसी मजाक करके कुछ भी फेंक देना बहुत ईजी है। जोक करना इज़ द ईजिएस्ट थिंग, बट चीज़ों को सटल करना, सहेज कर समझदारी से बताना है बड़ी चीज़ है। तेज़ गाड़ी चलाना बहुत आसान होता है, आपको पता है। जिस दिन आप धीरे गाड़ी चलाना सीख जाते हो ना, उस दिन आप ड्राइवर बनते हो अच्छे। तो ये है, मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये चीज़ फिर भी मेंशन करूँगा कि तुम लोग के गट्स को, इवन आई वुड लाइक टू, मतलब वो तुम्हारे लिए हैट्स ऑफ और सल्यूट करने वाली बात है कि यार तुम लोगों ने बड़ी हिम्मत दिखाई। मतलब ये बहुत हिम्मत वाली बात है तुम लोग के लिए। वही चीज़ है, कल तुम्हारी किताबें आएंगी, तुम शायद ये चीज़ बड़े अच्छे से मेंशन करोगे, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये भी कि इसके पीछे भी जो लोग थे, ठीक है, तुम्हारे साथ एजाज गए, सिरीश गया, धीरज स्टिल देयर, सोनल गई थी, उसके बाद फरहान INS विक्रांत लेकर के बैठे हुए थे कि उनको आदेश मिलेगा तो फरहान एकदम फ्रंट एंड पे जाकर अटैक कर देंगे। तो मतलब इस समय पता है क्या होता है, इस समय मुझे लगता है सबसे एक टफ सिचुएशन पता है क्या होती है, जो यहाँ पे भी होता है ना, उसको भी लगता है कि वो भी उसमें बैठता है कि पता है लॉन्च पैड पे भी होना अपने आप में बहुत वो सिचुएशन होती है। पर एक तरफ तो मन कह रहा था कि यार जाना चाहिए, दूसरी तरफ मन कह रहा था जल्दी निपटे, जो गए हैं वो वापस आ जाए। इट वॉज ये दफ्तर ना, ये खाली दफ्तर देखना, खाली नहीं था दफ्तर, पर दफ्तर की इन चेयरों को देखना, और क्योंकि हम लोग रोज मिलते हैं, खाना भी हम अमूमन साथ खाते हैं, तो ये चीज़ देखना और ये सोचना कि अरे यार कल तो भी हम लोग ये बात कर रहे थे, कल तो इसने बोला था कि ये खिलाएगी, कल तुमने बोला था ये करते, और सुबह ये लोग निकल गए दोनों, दे हैड टू लीव। तो ये भी, मतलब आप देखोगे आपके कमेंट के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, पर इंसानियत के तौर पे देखोगे तो सबके जीवन के अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। जो आपको दिखता है उसके पीछे की भी जिंदगियाँ जी रहे हैं। Everybody is at war. इस बार हमने इस मुद्दे पे इसलिए बात की क्योंकि बहुत ज़रूरी था इनके एक्सपीरियंसेस को शेयर करना। इसके अलावा मतलब ये शुरू करने के लिए भी बहुत ज़रूरी था। बट आई वुड लाइक, मैं चाहूँगा कि आप दोनों थोड़ा समय निकालते रहें अपने बिजी शेड्यूल में से, सो इसकी फ्रीक्वेंसी हम बरकरार रखें। बिल्कुल। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। निकल पड़े हैं, पहुंच जाएंगे। आप भी कमेंट सेक्शन में पहुंचिएगा और जेन्युइन कमेंट्स लिखिएगा तो हमें अच्छा लगेगा। ये मुकुल हैं, ये मेधा है, कैमरे के पीछे धीरज है, इधर फरहान है, दोनों लोग साउंड भी कर रहे हैं आज, तो इनका भी आज ज़्यादा काम बढ़ गया था। तो हमने काम करो, अपनी रिपोर्ट्स कर रहे हो, बट यू वांट की कॉन्वर्सेशन भी तुम्हें करनी चाहिए। मतलब डू यू फाइंड रेलेवेंट ऑल दिस कि तुम्हें अपने मन की बात करना तुम्हें भी ज़रूरी है? नहीं, मन की बात करना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ देयर आर एक्सपीरियंसेस जो लगता है आपको कि हाँ ये, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आप लोग देखते हैं 20-25 मिनट की जो रिपोर्ट हम लोग बना के और लाइव करते हैं, उसमें वो सारी चीज़ें नहीं होती, वो सारे तजुर्बे नहीं हम उसमें डाल सकते। पर कभी कभी लगता है कि यार ये चीज़ तो ऐसी है कि ये पता होनी चाहिए, या ये मुझे शेयर करनी चाहिए लोगों से। तो मुझे लगता है कि ये बातें होती रहनी चाहिए। हाँ, मतलब जैसे मैं तो ये बोलता हूँ कि एक डायरेक्टर की फिल्म आती है ना, तो 6 महीने में, साल भर में एक बार आती है, हमारी हर हफ्ते आती है यार, है ना। और वो जब फिल्म पर्दे पे आ जाती है, आपके मोबाइल स्क्रीन, टीवी स्क्रीन, यूट्यूब और सोशल मीडिया के तहत पहुंचती है, और हम फिर इंतज़ार करते हैं कि यार ये फ्लॉप होगी, ये चलेगी, क्या होगा, लोग क्या बातें करेंगे इसके बारे में, लोग नहीं बातें करेंगे, तो फ़र्क पड़ता है। और हमारे साथ साथ आप भी अवेयर हों, मतलब थोड़ा सा हार्श होना कम करें, थोड़ा सा प्यार ज़्यादा दें, अच्छा लगता है यार। हाँ, मतलब ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जैसे इनकी तो फिल्में रिलीज भी हो पा रही हैं, तो होती ही नहीं। मेरी तो सेंसर बोर्ड में भी तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपके पर्दे पर कोई फिल्म आए और आप उसे देखेंगे, आप उसे रिजेक्ट करेंगे, आप उसे क्या कहते हैं, ब्लॉकबस्टर बनाएंगे, या फिर आप उसे आप उसे फ्लॉप करेंगे। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बतौर जर्नलिस्ट हमारी जिम्मेदारी है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं
जो हमारा दर्शक परिवार है Yeah. वो भी थोड़ा सा जिम्मेदार बने, वो भी बताए, अगर साथ दे तो अच्छा लगता है, किसे नहीं अच्छा लगता। मतलब- और हिम्मत आती है, बिल्कुल आती है, हिम्मत आती है। मतलब जब हम वो कमेंट पढ़ते हैं कि मतलब आज भी कोई है जो इस तरीके से आज भी कोई है जो इस तरीके से जी रहा है, या आज भी कोई है जो ऐसी स्टोरीज दिखा पा रहा है, Right. तो हमें बहुत संबल मिलता है कि हाँ, मतलब वी आर बीइंग एक्नॉलेज्ड कि कोई है जो सराह रहा है, पीठ ठोक रहा है कि हाँ आप करिए, हम हैं साथ। तो वो जब कमेंट सेक्शन में या आपके डीएम्स में जब लोग ऐसे हिम्मत भेजते हैं ना अपने शब्दों से, तो लगता है कि हाँ ठीक है, करते सब रहेंगे, कंट्रोल में है। सब कंट्रोल में है। दूध दही सब सही। Apart from that, मैं तो यही कहूँगा कि there were 2 addresses by 2 nations, one by a prime minister, other by a clown. आपके comments बहुत मैटर करेंगे और इसे खूब सारा प्यार दीजिएगा। We will try कि हम ऐसे ही मिलते रहें, जिसके लिए मैं इन दोनों का साथ चाहूँगा। ये देश के बड़े 2 पत्रकार हमारे बीच बैठे हैं और I would request you guys कि प्लीज टेक सम टाइम मॉडेस्ट क्लोजिंग करनी है। अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा समय निकाल लेना यार। फिर यही है, इस कॉन्वर्सेशन को हम और बहुत सारे इसमें वर्टिकल्स और लेयर्स आएंगे आगे चल के। सो होप फॉर द बेस्ट, स्टे कनेक्टेड, जिस्ट को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए जिस्ट के साथ। जाते जाते हम यही बोलते हैं, दैट्स द जिस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वन।